हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। जो रिसेंटली प्रीलिम्स कंक्लूड हुआ है वहां से एक चीज तो क्लियर है, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सी सेट, ये तीन ऐसी चीजें हैं काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट कर सकती हैं एग्जाम में। जैसा कि ट्रेंड रहा है और जैसा कि प्रिडिक्ट भी किया था, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी मिला के अराउंड 35 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा भी एग्जाम में फीचर किए थे। उसके साथ ही सीसैट जिस तरीके से आया था, जैसे कि हर साल आ रहा है, अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे होंगे, जिस तरीके का सीसैट आज से 5 साल पहले आता था वैसा सीसैट अब बिल्कुल नहीं है। अनसीन पैसेजेस, आरसी बहुत ज्यादा टफ है। इसके साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, मैं टफ नहीं बोलूंगा, इजी भी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस काफी लेंथी हैं। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अब जिस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट जीएस की तैयारी स्टार्ट कर देता है रिगरसली राइट फ्रॉम में, उसी तरीके से एक स्पेसिफिक शेड्यूल आपको बनाना होगा सीसैट के लिए। और इसी रीजन की वजह से हम भी आप तक सीसैट के रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। और इस बार की जो वीडियो टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे, उसके अंदर सीसैट का एक डेडिकेटेड मॉड्यूल रहेगा। चलिए, बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है, जो हो गया सो हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, रेगुलर रखेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखेंगे और एक स्केड्यूल पे स्टिक रहेंगे। जो हम शेड्यूल बना रहे हैं अपने लिए, उस स्केड्यूल पे स्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की, दोस्तों, ये भूलिए मत। और अगर आप प्रीलिम्स में सफल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, आप लग जाइए। नो मैटर व्हाट आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, ये जर्नी आपकी है, ये स्ट्रगल आपकी है, ये सक्सेस भी आपकी रहेगी। तो चलिए, सिंपल क्लासेस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं 2023 की ये जर्नी। एज यूजुअल मैं आपके इकोनॉमी के लेक्चर्स और इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स से रेलिवेंट हैं, वो डिस्कस कराऊंगा। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो हाई ईल्ड टॉपिक्स हैं। वो हमेशा न्यूज में रहते हैं, उनका रेलेवेंस हमेशा रहता है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। और जैसा कि बहुत बच्चों को इकोनॉमी से फियर है, एनवायरनमेंट से डर है, बहुत ही ल्यूसिड तरीके से हम लोग यहाँ एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पढ़ाने वाले हैं। इकोनॉमी के पुराने वीडियोस आप लोग हमारे देखिए, एनवायरनमेंट के पुराने वीडियोस हमारे देखिए। टॉपिक बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि बेसिक से बेसिक बच्चा जो तैयारी के एकदम बिगिनर लेवल पे है, वो भी इस चीज को समझ सके। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, और इसीलिए हमारा नाम है सिंपल क्लासेस। वी ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बजट नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जैसे कि हम लोग स्टडी करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है बजट के अंदर। बजट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू बजट, राइट हैंड साइड में आता है कैपिटल बजट। आज हम कैपिटल बजट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इसको भी कवर करेंगे। आज हम फोकस रखेंगे रेवेन्यू बजट। और रेवेन्यू बजट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। यूपीएससी की आदत है इसी तरीके से बारीकियों में घुस घुस के क्वेश्चंस बनाना, स्टेटमेंट्स फ्रेम करना। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से बजट पढ़ लेते हैं, भाई ठीक है, रेवेन्यू बजट है, कैपिटल बजट है, रेवेन्यू रिसीट, एक्सपेंडिचर। लेकिन जब आप डिटेल्स में स्टडी करेंगे, वहीं पे आप यूपीएससी की इस तरीके की ट्रिक को अच्छे से फेस कर पाएंगे। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक चीज एक बार रिवाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर दो चीजें हैं जो कैपिटल साइड की कॉमन है, दैट इज रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि रेवेन्यू बजट के अंदर है, इसलिए इनको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीट, यानी वो पैसा जो आ रहा है रेवेन्यू अकाउंट में, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीट। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने खर्चा, जो खर्चा हो रहा है रेवेन्यू अकाउंट से, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों मेन कंपोनेंट्स हैं रेवेन्यू बजट के। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रेवेन्यू बजट के अंदर क्या चीजें हैं। एक तो जो पैसा आएगा उसको बोला जाता है रिसीट। अब क्योंकि रेवेन्यू बजट के अंदर है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। अब जो खर्चा होगा, जो जाएगा पैसा रेवेन्यू बजट में से, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, ये तो हमने रेवेन्यू बजट का एक ओवरव्यू समझा। बुकिश लैंग्वेज क्या है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या बताती है रेवेन्यू बजट के बारे में, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रेवेन्यू बजट के। अब आप ये समझिए, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई लायबिलिटी यानी कोई देनदारी खड़ी नहीं कर रही, या फिर किसी तरीके से एसेट में रिडक्शन नहीं हो रहा जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, वो एक्टिविटी जाती है रेवेन्यू बजट के अंदर। एंड टू बी स्पेसिफिक, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो पैसा जब आ रहा है, आने की वजह से कोई लायबिलिटी खड़ी ना हो रही हो और उसकी वजह से कोई एसेट भी कम ना हो रहा हो। उस तरीके से जो पैसा आ रहा है उसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग होती है, मतलब बार बार आती है। ये ऐसा नहीं होगा एक बार आया चला गया खत्म हो गया, नहीं, दीज आर रिकरिंग इन नेचर। कल को स्टेटमेंट बन जाए रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, वो स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। इसीलिए मैं आपको एक चीज यहाँ बार बार मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवेन्यू रिसीट नॉन रिडीमेबल होती है, इनको रिडीम नहीं करा जा सकता। अब देखिए, इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम नहीं समझते। मैंने यहाँ पे बोला ये नॉन रिडीमेबल है, तो जब तक हमें रिडीमेबल का मतलब नहीं पता, इस चीज को हम नहीं समझ सकते। अब आप देखिए, आप कुछ
बेसिक एप्स हैं जहाँ पे आप परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट पे चीजें खरीदते हैं तो आपको कॉइन्स मिलते चले जाते हैं, राइट। कॉइन्स मिलते चले गए, आपने 5,000 की परचेज करी तो आपको 5,000 कॉइन्स मिल गए। अब इन कॉइन्स के बदले में आप 500 रुपए की शॉपिंग और कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे फ्यूचर में, ठीक है। तो जब आप इन 5,000 के जो कॉइन्स इशू हुए थे इसको यूज करेंगे, इसको बोला जाएगा आपने इस 5,000 कॉइन्स को रिडीम कर लिया, यानी इसको यूज करके कोई एक प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। इसको बोला जाएगा रिडीमेबल एक्टिविटी। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स रिडीमेबल नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो भी पैसा इसमें आ रहा है उसको बोला जाए इसके एवज में हम कुछ और चीज ले जाएं। अगर ऐसा होता तो ये रिडीमेबल कहा जाता, लेकिन ये रिडीमेबल नहीं है। लेकिन साथ में रिकरिंग है एंड नॉन रिडीमेबल है। ये दो चीजें जरूर याद रखिए। एक बार फिर से बताता हूँ, रेवेन्यू बजट का रेवेन्यू रिसीट वाला यानी जो पैसा आ रहा है वो वाला कंपोनेंट रिकरिंग होता है यानी बार बार आता है, और नॉन रिडीमेबल होता है यानी उसको रिडीम नहीं करा जा सकता। चलिए, हमने अब पहली लेयर देखी, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट के अंदर ही फर्दर सेग्रीगेशन होता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब सेग्रीगेशन क्योंकि रिसीट का हो रहा है तो जितना भी सेग्रीगेशन है वो भी रिसीट का ही होगा, यानी आने वाला जो चीज होगी वो पैसा ही होगा। वो किस तरीके से आ रहा है, क्या नेचर है उस पैसा की, वो अलग हो सकती है। और वो प्राइमरीली किस तरीके से अलग है, क्योंकि उसका नाम अलग है। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो पैसा टैक्स के माध्यम से आता है, जब गवर्नमेंट आपसे और हमसे टैक्स कलेक्ट करती है उसको बोला जाता है टैक्स रेवेन्यू। लेकिन जो भी अदर रेवेन्यू टैक्स के अलावा जनरेट करती है गवर्नमेंट उसको बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ रहे हैं? एक बार फिर से देखते हैं, आप और हम जो भी टैक्स देंगे वो सीधा जाएगा टैक्स रेवेन्यू एंड दिस कंपोनेंट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के अलावा जो भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, सरकार की, वो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। इसके कंपोनेंट्स अभी हम कुछ देर में देखेंगे। साथ ही टैक्स रेवेन्यू के अंदर दो फर्दर कंपोनेंट्स हैं। आप और हम ये चीज भी जानते हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स जो हम अपनी इनकम पे देते हैं, कंपनीज यानी कॉर्पोरेशंस अपने प्रॉफिट पे देती हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। आप जब चीजें लेके जाते हैं या होटल में खाना खाते हैं वहां पे सर्विस टैक्स देते हैं, राइट। कोई प्रोडक्ट बाहर से दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर आता है, वहाँ कस्टम ड्यूटीज लगती हैं। ऑल दीज कम अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए इनके बारे में थोड़ी और डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। लास्ट वाली स्लाइड में काफी ज्यादा चीजें हो गई थी तो मैंने नीचे का कंपोनेंट जो सेकंड लेयर वाला कंपोनेंट है वहां से इस कंपोनेंट को नेक्स्ट स्लाइड में ले लिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। भाई देखिए, सिंपल क्लासेस है तो चीजें भी सिंपल तरीके से समझ आनी चाहिए ना, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर देखा था हमने दो तरीके से सेग्रीगेशन था। फर्स्ट वाज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वाज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाए, घबराना नहीं है। पहला है इनकम टैक्स। आप सैलरी कमाते हैं, आपके पापा मम्मी कुछ अगर जॉब करते हैं तो उनकी इनकम पे जो टैक्स लगता है दैट इज इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, सारे खर्चे निकालने के बाद उसकी प्रॉफिट जनरेट होता है, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। वेल्थ टैक्स यानी जो दौलत पे टैक्स लगता है दैट इज वेल्थ टैक्स। गिफ्ट टैक्स, कोई मान लीजिए आपको गिफ्ट दिया और एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है उसकी वैल्यू, उस पे जो टैक्स लगेगा दैट विल बी कॉल्ड गिफ्ट टैक्स। इसके साथ ही एस्टेट टैक्स, स्टेट नहीं है ये एस्टेट है। एस्टेट यानी जो लैंड होता है, पुरानी पिक्चरों में बोलते हैं ना जमीन जायदाद पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एस्टेट टैक्स। ये थे डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर वो टैक्स लगता है वो ही बंदा टैक्स पे करने का लायबल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर देता है, यानी आप मैगी खरीदने जाएंगे, मैगी के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा होगा वो आप पे करेंगे। बीच की इंटरमीडिएरीज टैक्स पे नहीं करती इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, जिस पे लगता है वही देता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जिस पे लगता है वो नहीं देता, एंड कस्टमर टैक्स देता है। ये बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। वहीं पे क्योंकि हमने वेरियस एग्जाम्पल देखे डायरेक्ट टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स के भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है सेल्स टैक्स, वहीं पे कस्टम ड्यूटीज, बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है इंडियन टेरिटरी में उसके ऊपर लगेगा कस्टम्स ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटीज हमने काफी सारा सुना है इसके बारे में, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स का सैंपल है। उसके साथ ही सर्विस टैक्स, राइट। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, बिल के नीचे लगा होता है प्लस 15% या 10% सर्विस टैक्स, तो वो एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का। अब हम क्योंकि आज रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू अकाउंट पढ़ रहे हैं, यानी रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट में गवर्नमेंट के अंदर कहां से रेवेन्यू आती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो हमने देखा, पहला था टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स के माध्यम से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो हमने देखा। उसको दो तरीके से सेग्रीगेशन था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी है यूपीएससी आपसे पूछेगा, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसका मतलब फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी वो रेवेन्यू बिना टैक्स के माध्यम से कलेक्ट हो रही है दैट विल कम अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ये इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला है इंटरेस्ट रिसीट्स। मान लीजिए सेंटर ने, महाराष्ट्र जो स्टेट है हमारी, उसको लोन दिया।
अब जब इस लोन के इंटरेस्ट को वापस करेगी महाराष्ट्र, वो इंटरेस्ट आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। आपसे पूछ लिया जाएगा भाई ये जो इंटरेस्ट आ रहा है कैपिटल रिसीट का पार्ट है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये पैसा इंटरेस्ट का पार्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बात कर रहा मैं यहाँ पे। प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। उसके साथ ही प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स किसके, पीएसयूज में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जैसे कोल इंडिया। गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं साल के एंड में या क्वार्टरली अपना प्रॉफिट्स और डिविडेंड रिलीज करती हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर होती है इन पीएसयूज में, तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट और डिविडेंड मिलता है। वो प्रॉफिट और डिविडेंड आता कहाँ है, फिर से नॉन टैक्स रेवेन्यू में, क्योंकि है तो कमाई रेवेन्यू, लेकिन क्या टैक्स के थ्रू आ रही है? क्या गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था पीएसयू पे? नहीं, टैक्स नहीं लगाया था। ये पीएसयू ने जो रेवेन्यू जनरेट करा, रेवेन्यू जनरेट करने के बाद जो प्रॉफिट और डिविडेंड का एक शेयर जाता है सारे स्टेक होल्डर्स को, वो आया यहाँ पे गवर्नमेंट को, और वो आया सीधा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू किसके अंदर आता है, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर ऑफ द बजट। उसके साथ ही आप और हम कितनी सारी फीस देते हैं, फाइन्स भरते हैं। लेट फाइन हो गया भाई, हमने टाइम पे बिल नहीं भरा तो फाइन देना पड़ेगा। वो फाइन और वो फीस जाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, क्योंकि टैक्स के थ्रू नहीं देते हम लोग, ये एक अलग कैटेगरी है and that is the reason it comes under non-tax revenue। उसके साथ ही एक्सटर्नल ग्रांट्स, यानी मान लीजिए WHO या फिर वर्ल्ड बैंक कोई हमें ग्रांट दे रहा है, लोन नहीं कह रहा मैं, लोन तो वापस देना होता है, ग्रांट वापस नहीं देना होता। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आप डेवलपिंग कंट्री हैं, हम चाहते हैं आपके देश में थोड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं, उसके लिए हम आपको एक ग्रांट दे रहे हैं $1 मिलियन का। ग्रांट की सबसे खूबसूरत बात यह है उसको वापस नहीं देना होता। अगर लोन होता तो लोन इसके अंदर नहीं आता। अब क्योंकि ये ग्रांट है और एक्सटर्नल है, यानी इंडिया के बाहर से आया हुआ ग्रांट, इंडिया के बाहर से आया हुआ वो पैसा जो गवर्नमेंट को दिया गया है और वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना, वो आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। अब तक जितने भी सोर्स हमने देखे, आपने ये नोटिस करा, ये सारा वो पैसा है जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है नॉन टैक्स के माध्यम से, यानी टैक्स नहीं लगाना पड़ा गवर्नमेंट को। जब इस तरीके के सोर्सेज से पैसा आता है उसको बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पिछले 2 सालों से न्यूज में थी, भाई आरबीआई ने जो अपने प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के साथ जो सरप्लस बना, यानी प्रॉफिट से भी ऊपर जो पैसा बना, वो पैसा जब गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है आरबीआई, वो पैसा भी आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। एक बार फिर से बताता हूँ, आरबीआई को ओन कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई बिजनेस करता है पूरे साल बिजनेस करने के बाद एक साल के अंत में प्रॉफिट जनरेट होगा। अब जब उस प्रॉफिट का सरप्लस अमाउंट होता है, वो सरप्लस पार्ट, वो सरप्लस हिस्सा गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर किया जाता है और वो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रेवेन्यू रिसीट्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं जो इसके अंदर आती हैं। आप इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए गलत मत करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, 1.5x पे देखिए, 2x पे देखिए, हो सके अपने नोट्स बनाइए, लेकिन इतना जरूर करिए, इतने सरल भाषा में समझाया गया है, क्वेश्चन आए गलत मत करिएगा। चलिए इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गियर अप फॉर 2023। ऑल द बेस्ट।